अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका मलखावाला 225 चक में खड़े हैं और यहाँ पे हमने माजी में एक प्रोग्राम किया था। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि कुछ मलबा पड़ा हुआ है घरों का। यहाँ पे कुछ अरसा कबल यहाँ पे कुछ 4-5-6 घर थे जो तकरीबन कोई 50-60 साल से यहाँ पे मुकीम थे। इनके आबाओ अजदाद यहाँ पे थे, बहुत अरसे से ये यहाँ पे रह रहे थे और इनको काफ़ी अरसा गुजार लेने के बाद इनको सरकार की जानिब से एक तरह से मलकीती हुकूक भी दे दिए गए थे। यही घर नहीं है बल्कि इसी गली में आगे जाके और भी घर हैं जिनको मलकीती हुकूक दिए जा चुके थे और इनके साथ जो मुंसलिक ये मकान थे, 4-5-6 मकानात थे, इनको भी वही मलकीती हुकूक दिए गए थे। उसके बाद जब ये घर गिराए गए यहाँ पे, तो हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें यहाँ के रहने वालों ने वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन, वो तमाम दस्तावेज़ात हमारे सामने रखी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि हम केस के किस नहज पे हैं, किस तरह से हम इसके मलकीती हुकूक रखते हैं और अभी ये गिराए जाने बनते ही नहीं थे। इसके बावजूद इनके नज़दीक गैर कानूनी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर ने, उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर ने इनके मकानात जो थे वो गिरा दिए थे। हम आए थे, हमने तफसील के साथ वो प्रोग्राम आपके सामने किया था। मैं चाहूँगा कि पहले उस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ जो हैं वो आप देखें और आपको अंदाज़ा हो कि हमने माजी में क्या प्रोग्राम किया था, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। नाजरीन, इस बस्ती के बासी हमारे साथ मौजूद हैं और पूरा वाक़या क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अहले मोहल्ला यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद साहब, पूरी कहानी क्या है वो ज़रा आप बताएं। आपके हाथ में कुछ कागजात भी हैं, ये चक्कर क्या है, ये किसकी ज़मीन है, कहाँ से किसको ट्रांसफ़र हुई, आप लोग कहाँ से आए, कब से बैठे हुए हैं, आपके पास इसकी मलकियती कागजात हैं या नहीं हैं, सारा चक्कर आपने शुरू से बताया। सर, हमारे वालिदैन आबाओ अजदाद इंडिया से हिजरत करके इस ज़मीन पर आकर आबाद हुए। ये इस वक्त सरकारी ज़मीन थी। 1947 में 1947 में सरकारी ज़मीन थी। वो उस वक्त से इस जगह पर आबाद हैं। इसके बाद 1967 के बाद पटवारी के साथ साझबाज करके ये ज़मीन पीछे से 6 किले अलाट करवाए गए हैं। वो भी पता नहीं किस कानून के तहत किस तरह अलाट करवाए गए हैं। ये ज़मीन सरकार की थी, सरकार के किस महकमे के अंडर थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर थी ये। नहीं तो उन्होंने किसी महकमे को दे रखी थी, क्योंकि हमें ये भी पता चला कि ये शायद महकमा औकाफ की थी। ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये मेरे पास संसद के इंतकाल के कागज मौजूद हैं। अच्छा, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि ये सूबाई हुकूमत की ज़मीन है। ठीक है, ठीक। इसके बाद 1979 में हमारे हद बरारी करा के हमारे मकान गिरा दिए गए। कब गिराए गए? 1979 में हद बरारी की गई, जिसके तहत ये मकान गिराए गए। हमारे वालिदैन ने हर्जाने का दावा किया, जो कि डिग्री हुआ सिविल कोर्ट से। अच्छा, यहाँ से फैसलाबाद सिविल कोर्ट से हुआ? हाँ जी, फैसलाबाद सिविल कोर्ट से डिग्री हुआ। वो भी मेरे पास कागज में। उसके अगेंस्ट फिर कोई अपील की गई या नहीं की गई? उसके अगेंस्ट फिर इन लोगों ने अपील की, क्योंकि गरीब लोग थे, सेशन में ये नहीं जा सके। इन्होंने घर बैठे कह दिया कि जाओ, हमने तुम्हें माफ़ किया। जिसकी वजह से वो हर्जाने के दावे, डिग्री जो हुआ था हमारा दावा, वो हम उस पर अमल दरामद ना करा सके। ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन में नहीं गए? हाँ जी, इजरा नहीं करवाया। इजरा नहीं करवाया। उसके बाद 84 में उन लोगों ने फिर गिराने के इस ज़मीन मकानों को गिराने के आर्डर ले लिए। उसकी अपील में हम गए, जिसके बाद कमिश्नर ने ये कहा कि जिस तरह ये 6 मकान बने हुए हैं, इसी तरह बाकी 300 घर, ये साथ वाला मोहल्ला जो है ना, ये तकरीबन सारा सरकारी उसी तरह बना हुआ है। अगर जैसे आपके मकान बने हैं वैसे वो पीछे का सारा मोहल्ला भी बना हुआ। ठीक है, और वो भी सरकारी ज़मीन है? हाँ जी, वो भी सरकारी ज़मीन थी। उन्होंने कहा कि अगर 6 मकानों को गिराया गया है तो 300 मकानों को भी गिराना चाहिए, इसलिए 6 मकानों को सिंगल आउट करना नाइंसाफ़ी है। वो हमारे पास आर्डर आज तक मौजूद है, जिसके मतबादल कोई आर्डर आज तक नहीं ये आया। उस वक्त के कमिश्नर ने ये हाँ जी, ऑर्डर जारी किया था? कमिश्नर का आर्डर है। अच्छा, और जानना भी किया था। अच्छा, उसमें ये पकड़े ना ज़रा, मुझे देखने में। ये लिखा है। उस वक्त फैसलाबाद के कमिश्नर कौन थे? अखलील।
मेरा ख्याल। ठीक है, खलील भट्ट। खलील भट्टी एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर। अच्छा। उसके बाद इनकी तरफ से कोई नहीं। 2003 में ये ज़मीन गांव के चौधरी रियास रोया ने खरीद ली। उसके बाद कब खरीदी? 2003 में। 2003 में रियास रोया ने ये खरीदी। अच्छा। 2009 में इन्होंने हमें नोटिस जारी कर दिया कि ये जगह खाली कर दो वरना हम ये गिरा देंगे। अच्छा, ये कौन सी जगह इन्होंने खरीदी है? जो पीछे के 6 किले? पीछे वाले 6 किले। 6 किले उन्होंने खरीद लिए, लॉट कराई। कैसे खरीदी? कैसे उन्होंने सरकारी ज़मीन कैसे खरीदी? लॉट करवाई थी ना जिनसे, उन्होंने बेची उनको। नहीं, अलॉटमेंट कैसे बेची जा सकती है? ये तो मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ठीक है जी। क्या हुआ जी उसके बाद फिर? उसके बाद हम मसलसल 2009 में आपको नोटिस जारी? हाँ जी, 2009 के बाद हम मसलसल अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, क्योंकि हर जगह पे पैसा चलता है, इसलिए हमारी कहीं भी नहीं सुनी। नहीं, अब इंसिडेंट क्या हुआ? आपने कमिश्नर वाला ये जो ऑर्डर है, ये आपने कहीं कोई अप्लाई किया नहीं किया? हर जगह अप्लाई करके देखा है, लेकिन इन लोगों ने साजबाज करके, पटवारी से साजबाज करके, पहले जो पीछे से 9 फुट आते थे इनकी ज़मीन में, अब ये मुकम्मल तौर पर इनकी ज़मीन में आ रहे हैं। आगे 10 फुट बाजार का हिस्सा बचता है जो, वो उसकी बत्ती चौंती के नाम पे कभी बत्ती चौंती वाले आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं। मसलसल हम जो भी कमा रहे हैं वो इसी केस पे लगा रहे हैं। ठीक है। चौधरी इमरान अली की अदालत में हमारा केस चल रहा है। 28 तारीख को ये आए हैं। इन्हें बताया गया कि हमारी 2 तारीख है इमरान अली की अदालत में, लेकिन फिर भी इन्होंने पहले ये इधर हवेली थी, पहले ये हवेली गिराई है। हालांकि उस हवेली के बारे में ना किसी के पास आर्डर है, ना कोई सबूत है कि उसको गिराने का आर्डर हुआ। पहले ये हवेली गिराई है, फिर हमारे मकानों पर क्रेन से हमला कर दिया। हमारे वाला साहब की ये दुकान थी, दुकान को लूट लिया गया। इसमें से जो पैसे थे, जो रुपये थे, सब निकाल इनके सर पर देखो मार के लहू लहान कर दिया इन्हें। मुझे वाला साहब है आपके? हाँ जी, मेरे वाला साहब हैं। हमारे घर में अंदर से कुंडा लगाने की कोशिश की गई, लेकिन घर में घुसकर औरतों को मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। कराने पाक क्रेन की मदद से मकान गिराए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद ज़ोहा शाकिर साहिबा के ऑफ़िस में मौजूद हैं। हमारे सामने मौजूद हैं वो जो आप पस मंज़र जानते हैं इसका सारा, कि जो प्रोग्राम हुआ है इसमें जो आपको तमहीदी तौर पे वो सारी जगह दिखाई गई जो गिराई गई थी, और उनका ये मानना था कि ज़ोहा शाकिर साहिबा के हुक्म पे ये सारी जगह जो है वो गिराई गई है, मस्मार की गई है, और इसमें वागुजार करवाया गया है वो तमाम रकबा जो सरकारी तौर पे था और उसको उस पे वो काबिज़ थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि ये सारी जो गली है, ये सारी 32-34 के तहत इन दोनों साइडों पे 10-10 फीट का जो रकबा है वो सरकारी है, जिस पे लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन हमारे मकान जो है वो सिर्फ़ इसलिए गिराए गए हैं कि हमारे कच्चे मकान थे, और ये 10 मकानों के पीछे रियास रोया साहब की एक 6 एकड़ की जगह है, उसका फ्रंट साफ़ करवाने के लिए सिर्फ हमारे मकान गिराए गए हैं। उसूली तौर पर वो सारे मकान गिराए जाने चाहिए थे जो वहाँ पे मौजूद थे। तो हम इस बारे में ज़ोहा शाकिर साहिबा से इनका मौक़िफ़ जान लेते हैं कि वो सारा चक्कर क्या था, क्या वो सारी गली गिराई जानी चाहिए थी या नहीं गिरानी चाहिए थी, यही मकान क्यों गिराए गए, और क्या उनके पास ऑलरेडी कोई मलकीती कागजात मौजूद हैं या नहीं हैं। मैडम, अपना मौक़िफ़ दीजिए। ये जो वहाँ पे लोग जिनके आप कह रहे हैं कच्चे मकानात थे, ये सब काबिज़ हैं, इनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो शो करता है कि इनकी मलकियत है। जो रकबा है वो हुकूमत का रकबा है, और इसमें क्योंकि जो है हुकूमत का रकबा है तो स्टेट के पास होना चाहिए। इसलिए अब कमिश्नर साहब, डीसी साहब ने कहा है कि एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है वो पूरे के पूरे स्पिरिट, पूरे के पूरे पैशन से पूरे फैसलाबाद में स्टार्ट करवानी है। तो ये भी हमने स्टार्ट किया है। इसमें बाकी सारे भी इलाके जितने भी हैं जहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो 8 बाज़ार हैं, चाहे वो दूसरी रोड्स हैं, उन पे भी बाद में कैरी आउट किया जाएगा। ये वो पूरी गली बाद में शुमार होगी? हाँ जी, बिल्कुल। ये बाद में जो है सारे के सारे इलाके जो हैं उनके अंदर हमारी कैंपेन जो है जारी रहेगी। तो इसमें ये जो रकबा वारगुजार कराया गया, वहाँ पे जो है काबिज़ थे ये लोग, इनके पास कोई अपने जो है स्टैंड जो इनका करे सपोर्ट, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। इसलिए ये कार्रवाई जो है 32-34 की इसलिए की गई कि हुकूमत की जो स्टेट लैंड है वो वारगुजार करवा के दी जाए। ठीक है, और आपके तहीं वो बिल्कुल आपने जो भी किया वो कानूनी तौर पे ठीक है?
नाज़रीन, मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है और जो सवालात उन्होंने खड़े किए थे उनका एक मुख्तसर जवाब दिया है असिस्टेंट कमिश्नर साहबा ने। और ये अब मज़ीद आगे देखना होगा कि जो भी कार्रवाई होती है वो बाकी जो गली जो बाकी मकानात हैं जो अभी भी 32-34 की कार्रवाई में आते हैं वो गिराए जाते हैं या नहीं गिराए जाते हैं, या सिर्फ यही कच्चे मकान ही गिराए जाने चाहिए थे। भी आने वाला वक्त बताएगा कि बेहतरी की जानिब जाने के लिए क्या गुरबा का ख्याल रखा जाता है या नहीं। ये वो प्रोग्राम था जो आपने देखा, ये वो झलकियाँ थी जिसमें आपने असिस्टेंट कमिश्नर को भी देख लिया और उनका इसमें क्या जवाब था। वो बड़ा उन्होंने एक मुख्तसर सा जवाब दिया था इसका, लेकिन इस चीज़ का कतन जवाब नहीं दिया था कि इनके मकानात इस तरह से क्रेन ला के मुख्तलिफ़ औबाश लोगों ने मिल के इनके मकानात गिरा दिए, जिसमें सामान भी था, जिसमें मुख्तलिफ़ जो है वो किताबें भी थी, जिसमें कुरान पाक भी था और बाकी मजहबी किताबें जो इस्लामिक वो भी इसमें मौजूद थी, जो मलबे के ढेर के नीचे दब गई थी और उसके बाद हम उसको निकालते रहे थे। अब इस वक्त मेरे साथ मकसूद साहब मौजूद हैं, जो नई सूरत हाल यहाँ पे बनी है, जो नया जुल्म ढाया गया है वो हम आपको बताते हैं। दोबारा हम यहाँ पे इस वक्त आए हैं ये दिखाने के लिए कि असिस्टेंट कमिश्नर जब बदल जाते हैं तो सूरत हाल क्या बनती है। इनका केस एक अदालत में मौजूद है, स्टे ऑर्डर था उसके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद इनके मकानात गिरा दिए गए। बैलफ का मकसद ये होता है कि वो आए और मकानात को खाली करवाए, और ख़ाली करवाने के बाद अगर कोई एक्शन होना है तो हो। उन्होंने इसको खाली भी नहीं करवाया और आते ही क्रेन के साथ गिरा दिए। जो थोड़ा बहुत सामान है वो मेरे बाईं जानिब पड़ा है, मैं वो भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले केस की जो तफसील है वो हम जान लेते हैं मकसूद साहब से। मकसूद साहब, ये नई डेवलपमेंट क्या थी, क्या सूरत हाल बनी इस केस में, और अब ये जो नए सिरे से इन्होंने जो मकान गिराए हैं ये क्यों गिरा दिए इन्होंने? सर पहले वाला केस तो जो चल रहा था उसके बाद हमें पता चला कि ये ज़मीन जो है सूबाई हुकूमत की पिछले वाली ज़मीन है, उसका हमने स्टे लिया, उसके साथ ही मकानों का भी स्टे था। ये हमारा मसला हद बरारी का चल रहा था। इसमें हद बरारी तो उन्होंने मुख्तलिफ नक्शे जालसाजी से बनाकर हद बरारी तो ऐसे करवाई कि 2 नक्शे इस तरह से बनाए गए कि अगर एक नक्शा अगर सरकार की तरफ से मकान गिराया जाता है तो फिर भी पूरा गिराया जाता है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से गिराया पमैश की जाती है तो पीछे 10 फुट जगह बच 10 फुट जो है मलकियती जगह बचती है। अगर मलकियती तरफ से पमैश की जाती है तो आगे सरकार की 10 फुट बचती है। अगर सरकार की तरफ से गिराने आते हैं तो फिर भी ये मकान पूरे गिराते हैं। अब जबकि मलकियती रकबा गिराने आए हैं तो फिर भी इन्होंने मकान पूरे गिराए हैं। नक्शा ही कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सरकारी अफसरान को धोखा दिया जा सके। हमें भी इसी धोखा में रख कर इन्होंने एक डिग्री हासिल की है जो कि सिविल कोर्ट से हासिल की गई थी। हमारा स्टे हमने समीना हयात साहिबा सेशन जज की अदालत से स्टे लिया हुआ था, वो दिखाने के बावजूद हमारा मकान गिराए पहले आए हैं, एक बार वापस चले गए हैं बैल वाले, और हम पर जाकर केस करा दिया कि हमें मजामत किया, हमें धमकियां दी हैं। उसमें नाकामी के बाद इन्होंने एक ASI अपना लाया जहाँ के चौधरियों का वो रिश्तेदार है, जिनकी जो मलकियती ज़मीन है उनका रिश्तेदार है, वो ASI अपना लेकर आए हैं। ये भी पता चला है कि वो ASI जो है जहाँ इस थाने में उसकी ड्यूटी भी नहीं है, फिर भी वो जहाँ पे लाया गया और उसकी मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई की गई है। और बट्टा से मजदूर लाए गए थे जिन्होंने कुछ सामान निकाला, कुछ लूट कर ले गए, कुछ कीमती सामान हमारा लूट कर ले गए, और क्रेन साथ में लाकर इन्होंने जे बैलफ और कानूनी अदारे यानी पुलिस की मौजूदगी में जे सारी कार्रवाई की। ये नाजरीन ये सूरत हाल ही यहाँ पे इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था कि इन मकानों को गिराया ना जाए, तो उन्होंने यही इनको कहा था कि जब आप ये उनको दिखाएंगे तो वो आपके मकानात जो है वो नहीं गिराएंगे। लेकिन इसके बावजूद जब उनको दिखाया गया ये स्टे ऑर्डर, ये उन्होंने इनको दिया हुआ है ये ऑर्डर, और ये 24 तारीख तक का था, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने इनके मकानात गिरा दिए। ये आप स्क्रीन पे इसकी जो कॉपी है वो चलती हुई देख भी रहे हैं। इसके बावजूद इनके साथ ये जुल्म हुआ था। अब सूरत हाल ये बनी कि मकान तो इनके गिर गए, और बैलफ की जो ज़िम्मेदारी होती है कि जो सामान अंदर पड़ा हो उसको बाहर निकाला जाए, और ये हरगिज़ हक नहीं होता कि उनको मकान समेत गिरा भी दिया जाए। और गिराने के बाद जो भी वहाँ पे मुतबर्रक किताबें हैं, कुरान पाक है, वो भी नीचे ही दब गया। और यहाँ पे हम आपको जायज़ा लेके दिखाते भी हैं
और सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे अकब में जो सामान पड़ा हुआ है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे संदूक और काउंटर और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने बैलिफ ने बाहर निकाल के या लड़कों ने बाहर निकाल के रखी हैं। सिर्फ़ एक खाना पूरी की और ये नहीं किया कि इनका सारा सामान जो है वो बाहर निकाल के रखा जाए। अच्छा, आप मकसूद साहब ये बताएं कि मकान तो जो गिरे हैं, ये जो सामान आपका नीचे दब गया है, इसका कितना नुकसान हुआ होगा? सर मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। मुख्तलिफ लोगों के पंखे घर में पड़े हुए थे, पंखे, मशीनें, इस्त्रियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा तादाद में नीचे हैं। पूरे गांव में से तकरीबन आधे गांव का काम मैं करता हूँ। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पंखे हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही, सब उसके नीचे हैं। किराने पाक के कोई 10 से 15 नुस्खे होंगे जो नीचे मलबे के दबे हुए हैं। उधर 2 गठरियाँ किताबों की दूसरी तरफ पड़ी हुई हैं, वो जाकर देखें, खेतों में पड़ी हुई हैं। ठीक है। और बाकी लोगों का भी इसी तरह से नुकसान हुआ है? हाँ जी सर, ये 2 मकान जो ज़्यादा हमारे हैं, मेरे भाइयों के हैं, इनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो 3 मकान इधर वाले हैं वो खाली करा लिए गए थे, उनमें सामान कम था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस केस के लिए मज़ीद आपने तौहीन अदालत के लिए आप गए, क्योंकि स्टे ऑर्डर तो था आपका। हाँ, और इसके बावजूद बैलिफ ने या जो बाकी उनके साथ मज़दूर वगैरह आए थे उन्होंने आपके मकान गिराए हैं, तो इसका आपने क्या किया फिर उसके बाद? सर दोबारा कहीं आपको इंक्वायरी के लिए या इसी के पास दोबारा जाना पड़ा, या क्या आगे क्या प्रोसीजर क्या चला आगे? सर बैलिफ के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त हमने पहले सीनियर सिविल जज को दे रखी थी। जब ये मकान गिरा कर गए हैं तो अगले दिन वो मंजूर हो गई। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि मकान गिरा दिए गए हैं। जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी हुई है अदालत में, वो भी अहमद सईद साहब के पास चल रही है। इसके अलावा बाद में हमने एक CPO को दरख्वास्त दी है जो अभी थाने में पड़ी हुई है। थाने में हमें इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था दोनों पार्टियों को, और हमारी मौजूदगी में SHO साहब ने उनसे कहा था कि आपको किसने हक दिया कि ये मकान गिराए जाएं, और हमारे सामने उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। वो आपको ये तो नहीं लगता? हाँ, कि उन्होंने खाना पूरी की, आपको मुतमईन करने के लिए उन्होंने उस वक्त कह दिया कि जी इनके हमें बिल्कुल यही लगता है कि उन्होंने खाना पूरी की है, और उन्होंने साज़बाज़ करके सिर्फ उन्हें गालियां दे के हमें मुतमिन कर दिया है। वो मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। हमें मुकम्मल उम्मीद है कि वो हमारे कहने पे मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने कहा पटवारी तहसीलदार ने ये कार्रवाई की है और हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। बाद में पटवारी तहसीलदार मुकर गए कि हमने ये कार्रवाई नहीं की। AC ने भी यही कहा कि इनका मकान हमने नहीं गिराया, और बाद में हमने इस्तगासा दायर किया था जो कि मंजूर हुआ सेशन कोर्ट से, वो अभी चल रहा है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको जो गिरे हुए मकानात हैं उनकी सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या कुछ दब गया इनका। ये मलबे का ढेर है जिसके ऊपर मैं अब जा रहा हूँ। जैसे कि पिछली बार हमने ये चंद मकानात थे जिनकी सूरत हाल हमने आपको दिखाई थी, अब कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वही सूरत हाल बनी है जो पहले थी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मलबे के ढेर के बीचों बीच खड़ा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कैमरामैन मेरे हाथ के इशारे की तरफ दिखा सके तो वो आपको किताबों का एक ढेर नज़र आएगा। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो किताबें जो हैं वो दब गई थी, और उनमें से कुरान पाक और मुख्तलिफ़ मजहबी किताबें जो थी वो निकाली गई इस्लामी। और अब सूरत हाल ये है कि वो वाली जो सारी किताबें थी उनकी गठड़ियाँ बना के यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी में रख दी गई थी। अब वो आए, जब उन्होंने जब आए तो उन्होंने जब नए सिरे से ये मकानात गिराए तो वो गठरियाँ उन्होंने उठा के यहाँ पे फेंक दी। वो आप देख रहे हैं एक ढेरी लगी हुई है उन किताबों की जो मजहबी किताबें हैं। इसके अलावा मेरे सामने भी हैं कुछ किताबें, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो किताबों का एक ढेर लगा हुआ है। और असिस्टेंट कमिश्नर से
और आला हुक्काम से इन्होंने बारहा कहा है कि आप आएँ और आप जो है ना वो वाक़या देख लें आके यहाँ पे कि इस जगह पे हुआ क्या है। ये मेरे कदमों के बीच में लहसुन और प्याज और ये सारी चीज़ें इसी तरह से दब गई हैं इनकी। इसी तरह आप देखें यहाँ पे कि ये साहिब जो मकसूद साहब हैं, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये इलेक्ट्रिकल जो सामान है यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। इसी तरह ये मेरे पीछे जो मलबा है इसके नीचे कई कुछ इनका दब गया है। अच्छा, वो तौहीन अदालत वाले केस का क्या बना? उसके 18 तारीख पड़ी हुई है। 18 तारीख पड़ी। हाँ जी। तो इसमें आपको कुछ उम्मीद है कि होगा ऐसा, आपके हक में कुछ होगा? तौहीन अदालत का जो केस है, ये तो उम्मीद है कि अगली नस्ल ही भुगतेगी, क्योंकि जहाँ तो तारीखें इतनी लंबी लंबी, जो हमारे हक में होता है वो तो तारीख बहुत लंबी पड़ती है, जो अमीर आदमी के हक में होता है वो दिनों में फैसला हो जाता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद नहीं है? हमें तो उम्मीद यही फिलहाल है कि रहने के लिए कहाँ पे या जगह कहाँ रह रहे हैं? हम यहीं बाज़ार में मतलब हाँ सड़क जी, पे ही? सड़क पे सोते हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ पे 1947 से कुछ लोग यहाँ पे मुकीम हैं और इसके बावजूद उनको सड़क पे सोना पड़ता है क्योंकि सरकार ने उनके घर गिरा दिए हैं जो कि गैर कानूनी जगह पे नहीं थे। इसकी कोई मलकियत वगैरह भी आपको कभी मिली थी जो 86 में आप बताते हैं? सर 1984 में एडिशनल कमिश्नर साहब ने फैसला किया था कि जिस तरह जे शेकर जहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह इधर वाले 300 घर भी सरकारी ज़मीन पर इसी तरह मौजूद हैं। इन सब घरों को अलाटमेंट मिल चुकी है कच्ची आबादी के तहत, और दरख्वास्त भी हमने दी थी इन्हें अलाटमेंट लेने की, लेकिन सिर्फ हमारे 6 घरों को अलाटमेंट नहीं दी गई। वो भी इस तरह से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। इधर आगे 40 फुट गुजरगाह की जगह है और 11 फुट का खाल है, जहाँ 51 फुट जो ज़मीन है वो है जहाँ पे सरकार की है, जिसमें से सिर्फ अब 23 फुट नया नक्शे में 23 फुट है। इसका मतलब है कि बाकी 28 फुट जो है वो हमें अलाट हो चुकी है। अगर अलाट नहीं हुई तो वो कहाँ गई? 51 फुट ना भी हो, 40 फुट तो है। 40 फुट का तो हमारे पास नक्शा मौजूद है, लेकिन 23 फुट बाजार रह गया। इसका मतलब अगर 17 फुट वो ज़मीन है वो तो हमें अलाट हो चुकी, लेकिन हमें नहीं दी गई। वो अगर वो इन्हें दी गई है तो वो किस कानून के तहत दी गई है, लेकिन नक्शे ये हिसाब से बनाए गए हैं कि अगर मलकियती ज़मीन कराते हैं तो फिर भी हमारा घर पूरा कराया जाता है, अगर सरकार की ज़मीन कराते हैं तो फिर भी हमारा पूरा घर कराया जाता है। नाज़रीन यहाँ पे अलमिया ये है कि ये जो ज़मीन आप ज़रई देख रहे हैं, ये इनका मानना ये है कि ये सब किया धरा इनका है, क्योंकि इनके फ्रंट पे ये ज़मीन आती थी तो इन्होंने इसको गिराना ही मुनासिब समझा। और आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यहाँ पे जिस तरह से बाकी मकानात जो हमारे अकब में पीछे मौजूद हैं वो अगर आप देखें तो उनको अलॉटमेंट मिल चुकी हैं, लेकिन इनको अलॉटमेंट्स नहीं दी गई। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले प्रोग्राम में भी वो हमारे साथ मौजूद थे। इनकी यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी होती थी और वो भी इस मलबे के ढेर में दब गई। और मेरे अकब में अगर आप देखें तो ख़वातीन बैठी हैं, 4 पाइयाँ बिछी हुई हैं, ये लोग सब जो हैं वो गली में ही सोते हैं और ये इनकी सूरत हाल चल रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इससे बड़ी बात यह है कि जब हम जो सरकारी ज़मीनों को जिनके ऊपर लोग काबिज़ हैं उनको वागुज़ार करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इसी मिशन के रगड़े में आ जाते हैं जिनको सरकार ने किसी दौर में मलकियत भी दी थी। और अब ये लोग जो 1947 से रह रहे हैं, इनका इस सारे मामले में क्या कसूर है, ये भी एक देखने की बात है। और ये कोई बहुत बड़े मकानात में नहीं रह रहे थे, कोई एक आध कमरे के ही मकानात थे। 1 मरला किसी के पास होगी, किसी के पास 1.5 मरला होगी, लेकिन सूरत हाल जो थी वो इस वक्त ऐसी है कि इनके पास वो 1.5 मरला या वो छत जो है वो भी इनसे छीन ली गई है। आप ये बताएं कि वो जो आपकी दुकान होती थी वो बाद में आपने की कि नहीं दब गई थी? सर वो मैंने बस मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, वो दुकान सन 75 की थी, लाइसेंस भी है और उसका मीटर भी लगा हुआ है। वो थले गिरा के छुट के कोई लुट लट के ले गए तो कोई पूछता ही नहीं, सारे क्या हुआ कोई मानता ही नहीं। अफसर आते आन के चुप करके चले जाते। अब ये जो 2 नए मकानात जो मतलब पहले तो हालत इनकी उस वक्त भी खस्ता सी, लेकिन ये अच्छी तरह से ये जो गिरा के गए हैं अब दोबारा स्टे के बावजूद, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से कहने भी असी स्टे जो दिखा लिया उन्होंने तस्लीम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? गौरमेंट का तो स्टे आ, उन्हें मनना चाहिए। अगर तुम बिल्कुल ही सानू नहीं कोई देना लेना तो फिर जिथे सानू खूह च सुट्टो। अं तो इंसाफ चाहते हैं, सन 47 का इंसाफ मंगना है।
अजे तक सानू इंसाफ नहीं मिले। और ये अब रहते कैसे हैं, कहाँ पे सोते हैं आप लोग? ये देख लो सामने नज़र आ रहा है, बाजार के सामने है जी। ते धुप्पे बुरा हाल, तो बांके दिहाड़े रात भी मंदा हाल, तो दिने भी आओ यार। तो बारिश वगैरह हो जाए तो उस बारिश सूरत दे थल्ले पै रहने हैं। में- हर चीज़ साडा मकान सामान कुरान पाक तक थल्ले तरपाल के नीचे होते हैं। ठीक है। तो अब आपकी वैसे भी एज काफ़ी हो चुकी है, इतने अरसे में आपने ये केस जो है ये भी देखा है, मकान की सारी सूरत हाल को भी देखा, गिरते हुए भी देखा है, तो आपको कोई उम्मीद है कि इंसाफ देने वाले जो इदारे हैं वो हम यहाँ तो के इंसाफ लोग? मांगते हैं। कल भी मुझे ले गए जी इतों आन के 3 बजे मैं नमाज पढ़ के 4 बजे उठिया वा ते आन के ते वो लै गए ने जी, चलो जी तुहाडे ते परचा हो गया। पता नहीं जी काहदा परचा सी। अज मैं तारीख ते गया सी, उन्हें कहा जी तुहाडा ते ना ही है नहीं। वो फिर वकील मेरे ने दिखाया, आ देखो जी मेरे ते ही परचा, मेरी बीवी ते ही परचा। सन 6 दी वो फौत हुई है, तो वो ते परचा जी। करो। सन ये तो समझ नहीं नाज़रीन आ रही कैसा कैसे हालात हो रहे हैं मुल्क दे। 2006 में फौत हुई थी। हाँ जी, वो हम डेथ रिपोर्ट भी दिखाई, हम नाल लाई है रिकॉर्ड। ये नाज़रीन सूरत हाल आप देखिएगा कि इनकी वाइफ जो है वो 2006 में इंतकाल कर गई थी, लेकिन उनके ऊपर भी एक पर्चा है। और इस सूरत हाल में ये जो बुज़ुर्ग हैं इनकी आप उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए। कितनी उम्र हो गई बाबू जी? 82 साल होनी है जी। 80-82 साल की उम्र में आधार कार्ड नाल ही है, पता ही है मैं केड़ा झूठ बोलना या सच बोलना। 80-82 साल इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इनको थानों के चक्कर इसलिए खाने पड़ रहे हैं कि ये जो यहाँ पे रह रहे थे इनकी छत गिरा दी गई और उल्टा इन्हीं लोगों के ऊपर पर्चे करवाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आला हुकाम, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो इन लोगों को इंसाफ दे पाते हैं या नहीं। जो सड़क पे लेटे हुए हैं, रात को भी दिन को भी, जैसा भी मौसम हो, इनको इसी सड़कों में यहीं पे रहना है। इनके पास जगह ही नहीं है रहने के लिए। और इमरान खान साहब जो नए मकानात की एक तहरीक चला के रखे हुए हैं, वो इन लोगों को भी देख लें कि इन लोगों के एक एक मरले के मकानात थे और उन एक एक मरले के मकानात के पीछे इनको इतना जलीलो ख़ार किया गया है, और ये करने वाला कोई और नहीं है बल्कि ये उमरा ही है। अब हम ज़रूर देखेंगे आने वाले वक्त में कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा है, तकरीबन आधे से ज़्यादा प्रोग्राम आप देख चुके हैं। वो तस्वीर का एक रुख था, ये दूसरा रुख दिखाने के लिए इस वक्त हम रियाज साहब के घर में मौजूद हैं। वो वहाँ का एरिया, वहाँ के लोग जिनमें मकसूद साहब थे और उनके वालिद साहब थे, और उसके अलावा किसी ने बात करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। ये शायद वो लोग जब वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमने वो आपको दिखाया जो वो कहना चाह रहे थे, वो हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन तस्वीर का एक और रुख भी है, और वो ये है कि उनके नज़दीक जिन लोगों ने उनके घर गिराए हैं, वो नाजायज़ गिराए हैं। उनके नज़दीक वो ये समझते हैं कि ये जगह जो है ये सरकार की थी, कुछ आगे से अगर ये गिराते हैं तो पीछे से मलकीती 10 फीट बच जाती है, अगर पीछे से गिराते हैं तो आगे 10 फीट बच जाती है, तो कोई तो जगह हमारी होनी चाहिए थी। इसी तरह एक उनका मौक़िफ़ ये था कि उधर जो 300 घर कच्ची आबादी के तौर पे उनको अलॉट किए गए हैं, वहाँ पे लोगों को, उसी तनाजुर में ये जो मुंसलिक घर हैं 6-7, इनको भी ये दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद एक कहानी का एक दूसरा रुख ये है कि रियाज साहब के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो उस जगह के मालिक हैं, यानी कि उसके पीछे जो जगह है ये उसके मालिक हैं। इनके पास भी एक बड़ी फ़ाइल है केसेस की, जिनमें इनके हक़ में ऑर्डर्स भी हुए हैं, और ये अपनी पूरी बात रखना चाहते हैं कि इन्होंने किस हद तक उनके साथ ज़्यादती की है और उन्होंने इनके साथ किस हद तक ज़्यादती की है। बेशक हमारे देखने वाले ये समझते हैं कि एक तरफ एक एक मरले के घर वाले वो गुरबा हैं, और उनके नज़दीक ये तसव्वुर किया जाता है कि आम तौर पे ज़्यादती सिर्फ गरीब के साथ ही हो सकती है, गरीब कभी भी किसी के साथ ज़्यादती कर नहीं सकता। लेकिन हमारे पास तस्वीर का दूसरा रुख है। हम जिस तरह से उन्होंने बात की है, हम उसी तरह से रियाज साहब के सामने भी मौक़िफ़ रखने की पूरी गुंजाइश रखते हैं कि वो आपके सामने अपनी पूरी बात कहें, जिससे आप अंदाज़ा कर सकें और आप फ़ैसला कर सकें कि कौन किसके साथ ज़्यादती कर रहा है और किसका कितना हक़ है। रियाज साहब, आप फरमाते हैं कि तकरीबन 11 साल से आप इस केस को लड़ रहे हैं।
मुझे ये बताइएगा कि ये केस क्या था और इसमें क्या होता रहा थ्रू आउट की, ये जो 6-7 मकानात हैं, आपने ज़मीन कब ख़रीदी, इसके ऊपर का जो काबजीन थे उनके साथ आपने शुरू में उनको खाली करवाने के लिए कहा, 32-34 की एक कार्रवाई हुई, ये सारा कुछ किस तरह से चला और आपने किस तरह लेके चले आप? मैंने ये 2003 में ज़मीन खरीदी है। ठीक है। ख़रीदने के बाद हमें मालूम नहीं था कि ये हमारी जगह पर काबिज़ हैं। कब्रिस्तान की जगह पीछे है, उसकी चारदीवारी बांधी थी। जब कब्रिस्तान की पैमाइश हुई तो उनकी जो दीवार है मेरे रकबे के 19 फुट इधर आ गई। जब आ गई तो मेरा रकबा कम हो गया। मैंने तहसीलदार को दरख्वास्त दी 2008 में, ठीक है, कि मेरा रकबा पूरा करो। 52 कनाल 13 मरले मेरी जगह है, मेरी वो जगह पूरी करो। वो पटवारी साहब आए, आन के उन्होंने जगह तक सब निशान लगाए, तो ये घर मेरे कुछ ये बाज़ार में आ गए। बाज़ार जो गांव का बाज़ार है और मेरा रकबा, इसके दरमियान में 1 फुट भी जगह सरकारी नहीं है। ठीक है। जब उन्होंने ये किया, ये मैंने नक्शा भी मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं कि ये नक्शा जब बनाया उन्होंने, तो फिर मैंने एसी को दरख्वास्त दी। ठीक है। एसी साहब को जब इनको बुलाया तो उधर इन्होंने कहा कि जो पटवारी के साथ इसने साजबाज की हुई है, इसलिए गलत पैमाइश है, लिहाजा को रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना वो पैमाइश करे। फिर वो मुझसे पूछा, मैं कहा जी मुझे तो रकबा चाहिए, मेरा पूरा पे जिधर जाता है जाए, मेरे को इनके साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं। फिर तहसीलदार उस वक्त खुरम बंगू साहब थे, वो खुद आए एसी के हुक्म का, मोहसिन रशीद उस टाइम था, उसके हुक्म पर आए। उन्होंने पैमाइश की। इन्होंने कहा जी वो इलाहाबाद की तरफ एक सड़क जाती है 3 मरबे यहाँ से दूर, उधर से पैमाइश करते हुए इधर आए साहब। उन्होंने की, इन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने आन के ये किया कि हमारे और उनके दस्तखत लेकर उन्होंने पैमाइश शुरू की। जब पैमाइश उधर जिधर से इन्होंने कही, फीता भी इन्होंने एक तरफ से पढ़ा, एक तरफ से उन्होंने पढ़ा, सारा काम किया। मैं तो इधर ही बैठा। जब उन्होंने किया तो निशान जहाँ पटवारी के लगे हुए थे ना, वहाँ निशान पे दोबारा आ गए। उन्होंने ये नक्शा जो आपके हाथ में है, ये अपना तहसीलदार का नक्शा बना। ये नक्शा जो चले गया एसी साहब के पास, उन्होंने ये कार्रवाई की। ये फैसला है एसी साहब का, उस टाइम वो DDR कहते थे, ये उसका फैसला है। उसके खिलाफ इन्होंने अपील की है, जब नीचे है इसका, ये EDR नहीं, दूसरा ये वाला, ये फिर इन्होंने अपील की, उधर भी मेरे हक में हुआ। जो एसी साहब ने फैसला किया, उन्होंने कहा जो बाज़ार में बैठे हैं उसके 32-34 करो, जो इसमें बैठे हैं आप सिविल कोर्ट में जाओ। ठीक, इन्होंने इधर एसी के पास, फिर इन्होंने DC के पास अपील की, वो भी मेरे हक में होगी। उसके बाद ये मेंबर बोर्ड लाहौर में गए, ये देखो ये उसका फैसला, ये भी मेरे हक में हो गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सिविल कोर्ट में किया, वो सिविल कोर्ट का फैसला जब वो भी मेरे हक में आ गया, ये देखो। उसके बाद मुड़ के फिर इन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की, वो भी मेरे हक में आ गया, ये फैसला है वो भी सेशन कोर्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फिर इजरा हुआ, ये मकान बल्फ ने खाली कराए। जब बल्फ के खाली कराने आए तो उनको इन्होंने बहुत मारा। ठीक है। उसकी ये FIR भी काटी हुई है, अभी तक तरीके भुगत रहे हैं ये। उसके बाद 32-34 की कार्रवाई ACCT ने की, ये उसका ये मसदका नकल है आपके पास। ठीक। ACCT ने जो अपना बाज़ार था वो उन्होंने सारा गिरा दिया। पहले दिन नायब तहसीलदार आया तो इन्होंने उससे मज़ामत की, तो वो छोड़ के चले गया। फिर AC जोहा थी उस टाइम, वो खुद आई यहाँ, खुद आके उन्होंने अपनी 32-34 की कार्रवाई जोहा शाकर उसने मुकम्मल कर ली। इन्होंने किया कि जब पहले उन्होंने किया ना, तो ये बैठे थे, जब क्योंकि मेरी जगह पीछे थी, आगे थी बाज़ार की जगह, ये बाज़ार की जगह में बैठे थे, कहते आपका मकान खाली है, हम तो इधर गवर्नमेंट की जगह में। जब 32-34 की कार्रवाई हुई तो ये मलिक महमूद और मकसूद जो है ना, इन्होंने उस टाइम वहाँ से उठकर मेरे मकान, क्योंकि मकान को जगह पीछे दरवाज़ा तो जाता नहीं था, ये उधर चले गए। उधर जाके मेरे से पर्चा करने के लिए मेरे मकान की कंध इन्होंने गिराई। आपने देखा कि वो बहुत कमज़ोर, इन्होंने वो गिरा दी और मेरे पर पर्चा कर दिया। पुलिस वाले उस दिन साथ थे, उन्होंने देखा कि ये दीवार हमने नहीं गिराई थी, वो पहले विजिट कर चुके थे, लेकिन इन्होंने बाद में कार्रवाई, इन्होंने एहतजाज वगैरह भी किया, लेकिन पुलिस ने
क्योंकि वो वकूआ देख चुके थे, उन्होंने पर्चा नहीं दिया। इन्होंने मेरे खिलाफ इस्तगासा किया जिसकी तरीके अभी चल रही है। यानी कि इन्होंने कहा कि हमने केस ही लड़ना। हमने केस ही लड़ना। अभी मेरे पास ये ज़मीन जो है ना, जो महाजरों को ज़मीन मिली थी, अपना इंडिया से आए थे, उस ला के तहत ये ज़मीन मिली है। अब इन्होंने मेरे पर एक केस किया कि आपने तो खरीदी है, लेकिन जो पहले वाले थे उन्होंने साजबाज करके ये ज़मीन अपने नाम रखी। हालांकि अगर उनका ख़त्म होता है तो जितने महाजर हैं सबकी ख़त्म हो जाएगी। ये R2L के जरिए ये ज़मीन इनको मिली है, तो वो मेरे पर केस किया है, इस्तगासा किया हुआ है। ऐसे 3-4 मेरे पास केस किए थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं इसका इनको कुछ नतीजा ये कहता। निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अभी भी वो इसी तरह से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं पंचायत के सामने, तो फिर भी आप उनको जगह दे सकते हैं खुदा के नाम पे? अल्लाह की राह पर मैं दे देता हूँ। ठीक अब भी मैं उनकी जो हेल्प करूंगा। हालांकि मेरे साथ जो जुल्म किया है इन्होंने, फिर 9cc थे, कोई बड़ा जुर्म है पाकिस्तान बिल्कुल में? सही बात है, ये सजाए मौत है। तो मैं फिर भी सब्र किया हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई गरीब आदमी मेरे बच्चों को बददुआई ना दे। बिल्कुल सही बात। अगर परिया के सामने ये माफ़ी मांगे, वो परिया कहे, तो मैं फिर भी उनकी बात मान लूँगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह ये कहते हैं ना, उस वैसे तरह नहीं मानी जाती। मैं 11 साल केस भी लड़ा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। आगे भी 4-5 केस इन्होंने किए, मैं वो भी लड़ रहा हूँ। अभी भी इन्होंने तो जो तहीन का किया है, वो भी मुझे 2 बार थानेदार उधर बुला चुके हैं। तो आगे पता नहीं अब क्या करना, लेकिन जो भी करें उनका हक है, वो करते रहे। मैं अपना दफा करता रहूँगा, लेकिन मैं जुल्म नहीं किसी का करता। ठीक, मैं तो किसी जानवर पर जुल्म नहीं करता। इनका तो सही। ले नाज़रीन, मेरे लोग दादा को जानते हैं, मेरे वालिद साहब को जानते हैं, तहैयत गुज़ार, नमाजी। किसी को बाहर जाके किसी गांव में किसी कोने से पूछ लो, सही, वो बताएगा कि हमारा ख़ानदान कैसा है, हम कैसी मदद कर। ये वो जगह है जहां हम लोगों को बुलाते हैं, लड़ते हैं, उनकी सुलह कराते हैं। 3-4 तो कत्ल के केस की हमने सुलह कराई है। हम तो सुलह पसंद लोग हैं, सुलह करते हैं। हम तो किसी पर जुल्म करते ही नहीं हैं। लोगों की मदद करते हैं जितनी हिम्मत है, जो मेरी जेब इजाज़त देती है उस हिसाब से कि बच्ची की शादी हो, किसी की भी हो। ये लोग जो है, इनके जो बड़े हैं, इनकी जब शादियाँ होती थी, हमारे बुजुर्ग इनकी मदद करते थे। ठीक, हम तो किसी पर जुल्म नहीं, वो खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। ठीक है नाजरीन, ये आपने रियाज साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, और मौक़िफ़ में चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह हैं। कानूनी तौर पे वो हक़ रखते हैं कि वो उस जगह के मालिक हैं, वो उन मकानों को गिराएं। और जब खुदा तरसी की बात आती है, तो उन्होंने ये भी कह रखा है कि वहाँ पे जो बाकी लोग थे मौजूद थे, जब उन्होंने आके इनसे माफ़ी मांगी तो इन्होंने 3-3 मरले के प्लॉट जो हैं वो दे दिए। जगह के बदले जगह नहीं दी। लेकिन जब खुदा तरसी की बात आती है, जब उन ये छत नहीं छीनना चाहते थे, इनका मानना ये है, तो इन्होंने उन लोगों को छतें दी, उन लोगों को जगह दे दी, वहाँ पे वो अपने मकानात बना के बैठ गए। ये जो मकसूद साहब हैं और महमूद साहब हैं, मैंने इनसे जब बात की थी, तो आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मैंने इसी प्रोग्राम में मैंने इनसे अभी भी बात की थी कि आपको अल्टरनेटिव जगह कोई वो देते नहीं है खुदा के नाम पे या वैसे, तो उन्होंने आगे से कहा था कि नहीं देते। तो अभी जो हमने रियाज साहब से बात की है, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब लोग जो हैं वो अल्टरनेटिव जगह मैं उनको दे चुका हूं खुदा के नाम पे, और वो वहाँ पे रह रहे हैं। एक शाह साहब वहाँ पे रहते थे, वो मैंने देखा था कि वो उसी ज़मीन के कॉर्नर पे एंड पे 5 मरले का मकान है, उन्होंने बना लिया 6 का। जब हम पिछली बार आए थे तो उसकी बुनियादें रखी जा चुकी थी, और अब जब हाँ आए हैं तो वहाँ पर मकान बना हुआ है। और इसी तरह से वो इनको भी ज़मीन देंगे, लेकिन खुदा के नाम पे ही देंगे। लेकिन अगर वो इस तरह से केसेस करते जाएंगे बार बार, और तौहीने कुरान के केसेस करेंगे या इस तरह के, इनकी एक वीडियो मैंने चला दी है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में, कि उसमें जो है वो इन्होंने कुरान पाक और बाकी सारी इस्लामी कुतुब जो इनकी नज़र के सामने थी, इन्होंने उठवा के सामने वाले घर में रख दी थी। ऐसा कुछ था नहीं कि जो क्रिएट किया गया। इनका मानना यह है कि वो सब कुछ क्रिएट किया गया। जिस तरह से अगर आप हाँ तौहीन कुरान का केस वो मुझ पर कर सकते हैं, इसी तरह मैं उनके ऊपर भी कर सकता हूँ, लेकिन जुल्म नहीं कर सकता। तो ये दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ आपके सामने हैं, और फ़ैसला अब आपने करना। आम आवाम देखिए कि सही क्या है और गलत क्या है।